नमस्कार मित्रों, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। और ये हिंदी प्रश्नोत्तरी का भाग 4 है। इसके पहले हिंदी प्रश्नोत्तरी के 3 भाग बनाए जा चुके हैं, तो तीनों भागों को आप ज़रूर देखिएगा। और आज इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का, इस सीरीज का चौथा भाग है। तो संस्कृत आस्था यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इसमें आपको मिलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भाग 4 में। तो भाग 4 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपका। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, यानी हिंदी का जन्म जो है मूल रूप से किससे हुआ है। और ऑप्शन में आपके है लौकिक संस्कृति, ऑप्शन बी में आपका है वैदिक संस्कृति, ऑप्शन सी में है मागधी और ऑप्शन डी में आपका है सौरसेनी अपभ्रंश। ये 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। तो इसमें आप देख के हमारे बताने से पहले एक ऑप्शन चुन लीजिए और देखिए आपका कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 10 क्वेश्चन की ये सीरीज है। आप हमारे बताने से पहले ही एक ऑप्शन चुन लीजिए हर प्रश्न में और लास्ट में देखिए कि हमने 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही किया। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो हुई है ना तो लौकिक संस्कृति से हुई है, ना तो मागधी से हुई है, ना वैदिक संस्कृति से हुई है। ये जो हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है वो सौरसेनी से हुई है। ये याद रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। यहाँ स्वतंत्र आपको जानना है, स्वतंत्र के लिए ही ये क्वेश्चन बना है कि ऐसा अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोल दिया जाए। स्वतंत्र का मतलब होता है कि बिना हवा को मुख में रोके हुए आराम से अकेले सिंगल अक्षर को आप बोल सकें। तो ऐसा अक्षर क्या कहलाता है। तो आप की जानकारी के लिए बता दें कि व्यंजन जो होता है उसको बोला नहीं जा सकता है। व्यंजन को बोलने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है, तो व्यंजन तो नहीं सही होगा। संयुक्ताक्षर तो 2 अक्षरों को मिलाकर बनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। स्वतंत्र ध्वनि तो कोई ध्वनि होती ही नहीं है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो दूसरे क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें दिया गया है स्वर। जी हाँ, स्वर की परिभाषा ही है ऐसा वर्ण, ऐसा अक्षर जिसे हम किसी दूसरे अक्षर की सहायता लिए बिना ही उसको हम बोल सकें, अर्थात जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता ना पड़े, सहायता की आवश्यकता ना पड़े, उसे ही स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर भी आपका यही हो जाएगा, स्वर। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब तीसरे क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ प्रथम देश भाषा पूछा गया है। तो प्रथम देश भाषा कौन सी है ये आपसे पूछा गया है, तो यही आपको चुनना है। तो भारत की प्रथम देश भाषा यहाँ संस्कृत दिया गया है, प्राकृत दिया गया है, पाली दिया गया है। मित्रों, अक्सर इसमें हम लोग संस्कृत को सही करते हैं, संस्कृत को ही सही मानते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो संस्कृत नहीं होगा, ना तो प्राकृत होगा। इसका सही आंसर पाली होगा। पाली ही भारत की प्रथम देश भाषा हुई। पाली को ही भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को कि चौथे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। लेकिन चौथे क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा तथा मित्रों में शेयर करिएगा। तो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन आपका। चौथे क्वेश्चन में हमसे
पूछा गया है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से होता है, व्याकरण से होता है, अथवा लिखित भाषा से होता है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें देखना है आपको। हमारे बताने से पहले आप एक ऑप्शन चुन लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसके शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से ही होता है। व्याकरण ही बताता है कि यह शब्द या भाषा शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। तो इस प्रकार चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो गया। तो इस प्रकार आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन को, कि पाँचवें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। पाँचवा क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपसे पूछा गया है कि जिन शब्दों के अंत में आय आता है, जिन शब्दों के अंत में आय आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जिसके लास्ट में आ आता है उसे अनुस्वार कहते हैं, या फिर अयोगवाह कहते हैं, अथवा अंतःस्थ कहते हैं, या फिर अकारांत कहते हैं। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो जानकारी के लिए हम बता दें आपको, अनुस्वार किसे कहते हैं। तो ये जो आप सी ऑप्शन में देख रहे हैं ना, सी ऑप्शन में ये जो आ के ऊपर एक बिंदु लगा हुआ है, यही अनुस्वार होता है। तो पूछा गया है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये तो कोई शब्द हुआ नहीं, तो ऑप्शन सी तो आपका गलत हो गया, और ऑप्शन ए तो आपका गलत हो गया। और ऑप्शन सी में अंतःस्थ दिया गया है। तो आप जानते हैं अंतःस्थ चार प्रकार के वर्ण होते हैं, जिसमें या, रा, ला और वा, ये चार वर्ण आते हैं। इन्हीं चारों अक्षरों को अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं सही होगा। लास्ट में अयोगवाह है ऑप्शन बी में। तो अयोगवाह आपका जो हिंदी में अंग के बाद आहाय आता है स्वर में, यही आहाय आपका ये अयोगवाह होता है। और इसी के साथ अंग भी, ये दो वर्ण आपके अयोगवाह वर्ण कहला जाते हैं, क्योंकि इनका वर्णमाला में कोई योग नहीं होता है। तो तीन ऑप्शन आपका गलत हो गया। लास्ट में बच रहा है आपका चौथा ऑप्शन, अर्थात इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन चौथा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, आकारांत। आकारांत में आकार और अंत दोनों की संधि हुई है। एक शब्द है आपका आकार और दूसरा शब्द है आपका अंत। इन दो शब्दों की संधि हुई है, दोनों को एक में जोड़ा गया है। तो अंत माने होता है लास्ट, यानी जिसके अंत में। आकार मीन्स होता है आ। आकार मीन्स आ का आकार यानी आ, जिस के अंत में आ हो उसको ही क्या कहेंगे, आकारांत कहेंगे। तो इस प्रकार से भी सिद्ध होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। तो ये हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी छठवें क्वेश्चन की ओर। कि छठवें क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। छठवां क्वेश्चन में पूछा गया है, संधि के लिए क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कविश्वर संधि में, कविश्वर में कौन सी संधि है, कौन संधि है? कविश्वर शब्द में संधि पूछा गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक बड़ी ई की मात्रा है। शब्द के बीच में कहीं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ऐसा कोई दीर्घ अक्षर हो और इधर उधर शब्द बन रहे हों, तो आपका दीर्घ संधि ही होगा। जैसे इधर आपका एक शब्द कवि बन रहा है, शुद्ध आपका कवि है, कवि नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इधर आपका एक शब्द कवि बन रहा है और इधर इस बड़ी ई को लेते हैं, तो इधर आपका जो शब्द बन रहा है वो शब्द है ईश्वर। इन दो शब्दों की संधि हुई है और देख रहे हैं यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, और इन दोनों ई को मिला करके यहाँ पर एक बड़ी ई बनाई गई है इस प्रकार से। तो ये कविस्वर हो गया है। अर्थात जब कोई बड़ा स्वर बनता है, दीर्घ स्वर बनता है, तो वहाँ आपकी दीर्घ संधि होती है। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। जी हाँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगर आपने हमारे वीडियो को देखा होगा, संधि के चैप्टर को पढ़ा होगा, तो ज़रूर आपने हमारे बताने से पहले इस ऑप्शन को सही कर दिया होगा। तो
तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें एक वाक्य दिया गया है और वाक्य के लिए एक शब्द पूछा गया है आपसे। इसमें जो वाक्य दिया गया है वो वाक्य है, पलकों को गिराए बिना। वाक्य के लिए एक शब्द है। वाक्य के लिए जब एक शब्द पूछा जाए तो केवल आप एक ही शब्द चुनेंगे, दो शब्द नहीं चुनेंगे। तो इसमें आपको देखना है कि इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन होगा, क्या अप्रत्यक्ष होगा या फिर क्या निमीलित होगा या फिर क्या उन्मीलित होगा अथवा आपका अनिमेष या फिर निर्निमेष होगा। इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो हमारे बताने से पहले आप ज़रूर चुन लीजिएगा। तो पलकों को गिराए बिना जब किसी विशेष कोई नई वस्तु हो, विशेष वस्तु हो जिसको देखने की हमारी प्रबल इच्छा हो, तो उसको हम देखने के लिए पलकों को गिराना, झपकाना भी भूल जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को बताने के लिए पलकों को गिराए बिना वाक्य को स्पष्ट करने के लिए इनमें से कोई भी एक शब्द बोला जाता है। कौन सा शब्द बोला जाता है वो आपको चुनना है। तो आइए बताते हैं इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही आपका सही होगा, अनिमेष या फिर निर्निमेष। तो इसमें आपको ध्यान देना है एक बात पर कि कभी कभी ऑप्शन में अनिमेष मिलता है, कभी कभी ऑप्शन में निर्निमेष मिलता है। तो थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको उस समय याद आता है कि अनिमेष सही था या फिर निर्निमेष सही था। तो आप अभी इस समय संतुष्ट हो लीजिए कि अनिमेष ऑप्शन में मिले तो भी सही होगा या निर्निमेष ऑप्शन में मिले तो भी सही होगा, या दोनों मिले तो एक ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही होगा, वो सही होगा। तो इस प्रकार सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। और इस क्वेश्चन के बाद आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी आठवें क्वेश्चन को। तो आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक लोकोक्ति दिया गया है और लोकोक्ति में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया लोकोक्ति दी गई है। लोकोक्ति में दिया गया है कि अंधा पीसे कुत्ते खाएं, ऐसी लोकोक्ति दी गई है। तो इस लोकोक्ति का क्या मतलब होगा, यही आपको ढूंढना है ऑप्शन में। तो अंधा जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, कुछ पीस रहा हो, गेहूँ पीस रहा हो, आटा पीस रहा हो, तो वो पीस रहा हो, चूँकि अंधा होता है उसे दिखाई नहीं पड़ता और कुत्ते आकर उसके सारे पीसे हुए आटे को खाते चले जाएं, ये हाल है। लेकिन कभी भी लोकोक्ति या मुहावरे का सीधा अर्थ नहीं लगाया जाता है, उससे भाव लगाया जाता है। तो अंधा व्यक्ति यानी बहुत ही कोई परिश्रम कर रहा है, लेकिन कुत्ते खाएं, कोई दूसरा उसके परिश्रम का लाभ उठा रहा हो। इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अपना माल लुटाना, ऑप्शन बी है व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाना, ऑप्शन सी है असावधानी से किए गए कार्य से दूसरे व्यक्ति को लाभ होता है, ऑप्शन डी है बेहिसाब काम करना। ये चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। यहाँ मित्रों आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन सी है जो कि बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, और कोई भी ऑप्शन जब बहुत ही बड़ा होता है तो उसके बड़ा करने का कोई ना कोई रीज़न होता है, यानी वो सही होने के उसके काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसे ही किसी ऑप्शन को बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है। ये थोड़ी सी हमारी ट्रिक है। और यहाँ पर भी ऐसी ही बात है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सी ही सही है। इसमें कहा गया है कि असावधानी से किए जाने वाले कार्य के द्वारा अयोग्य व्यक्ति या व्यक्तियों को लाभ होता है, तो यही इसका ऑप्शन सही होगा। अंधा पीसे मतलब असावधानी से कोई कार्य कर देना, तो फिर कुत्ते यानी दूसरे कोई लाभ उठा लेते हैं। तो ये हो गया आपका आठवां क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं अपने नवें क्वेश्चन को कि नवें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नवा क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। नवे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। जी हाँ, इसमें अलंकार पूछा गया है और इस शब्द को हमको ध्यान से देखना है। शब्द में दिया गया है मखमल से झूले पड़े, यहाँ से शब्द को हमको ध्यान से देखना है और यहाँ सा शब्द को हमको ध्यान से देखना है। ये से जो है या फिर ये सा, ये जो दोनों शब्द हैं ये स्पेशल शब्द हैं, वास्तव में ये वाचक शब्द हैं। और जब भी किन्हीं दो वस्तुओं में तुलना करने की आवश्यकता पड़ती है तो बीच में इन वाचक शब्दों का बहुत ही अहम रोल होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मखमल का तुलना झूले से किया गया है।
और हाथी का तुलना टीले से किया गया है, ये इसमें देख रहे हैं। और जहाँ भी तुलना किया जाए और बीच में वाचक शब्द हो और दो शब्दों में उपमा दिया जाए किसी शब्द का किसी शब्द से, तो वहाँ आपका एक ही अलंकार होता है, वो अलंकार आपका है उपमा अलंकार। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का यानी 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, उपमा अलंकार। तो इस प्रकार ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। और अब आइए देखते हैं अपनी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन कि अंतिम क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो ये रहा आपका अंतिम यानी 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में एक शब्द दिया गया है, उसका विलोम शब्द पूछा गया है। वो शब्द है आपका अनायास। पूछा गया है अनायास का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनायास का विलोम शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में कभी पूछा भी गया है एक आध दो बार, और फिर भी अभी भी पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में। तो अनायास का विलोम क्या सायास होता है अथवा प्रयास होता है, विपर्यास होता है या फिर आभास होता है। हमारे बताने से पहले इस क्वेश्चन के एक ऑप्शन को आप ज़रूर टिक करिएगा और देखिए लास्ट में आपका सही होता है कि नहीं सही होता है। तो अनायास का जो विलोम शब्द होता है वो सायास होता है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन ये सही होगा। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मित्रों ये रही चौथी श्रृंखला का 10 क्वेश्चन, और इसी तरह हम प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे और आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराते रहेंगे। तो देखते रहिएगा हमारे प्रत्येक प्रश्नों की सीरीज को। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और मित्रों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, तो हमारा उत्साह कुछ और बढ़ेगा। तो इस प्रकार वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं एक फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।